हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन दिया जाएगा रीजनिंग का, कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बताई जाएंगी, कुछ ट्रिक्स बताई जाएंगी जो आपके लिए आगे के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है, कितने टाइप की रीजनिंग है, कितने टॉपिक्स आपके आते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम में आता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अब जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, कि आपका सिलेबस एक्चुअली में क्या है जो बैंक की रीजनिंग में पूछा जाता है। 3 टाइप ऑफ रीजनिंग है जो आप लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट इज़ वर्बल रीजनिंग, इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में बैंक के आती है। एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, टाइप फोर्थ भी होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग अब आपके एग्ज़ाम्स में पूछी नहीं जाती है, स्पेशली बैंक के एग्ज़ाम्स में तो नहीं पूछी जाती है। नॉन वर्बल रीजनिंग आपका एसएससी का पार्ट है, ये आपका एसएससी में पूछा जाता है, बैंकिंग में नहीं पूछा जाता। तो बेसिकली बैंकिंग के लिए आपके पास ये 3 मेन टॉपिक्स हैं, 3 मेन टाइप्स हैं रीजनिंग के जो आपको पढ़ने हैं। वो है वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। अब इन टॉपिक्स के अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको डीपली एनालिसिस करने हैं। देखते हैं क्या है। जैसे फर्स्ट हम बात करें वर्बल रीजनिंग की। वर्बल रीजनिंग में आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं वो सारे नाम यहाँ पर आपको दे रखे हैं। वेटेज भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने मार्क्स का ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें, फर्स्ट चैप्टर है वर्बल रीजनिंग का अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज़। इससे आपका 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए 3 to 5 मार्क्स का मतलब क्या है। 3 to 5 मार्क्स का मतलब यह है कि आपका जो बैंक का एग्ज़ाम होता है वो प्री में भी होता है और मेंस में भी होता है। अगर ये चैप्टर आपका प्री में आता है तो इसका वेटेज जो एग्ज़ाम में होता है वो 3 मार्क्स का होता है। अगर ये चैप्टर आपका मेंस में आता है तो ये वेटेज कितना हो जाता है, 5 मार्क्स का हो जाता है। ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे 3 to 5 मार्क्स के हैं। तो प्री में जैसे आपको पता है कि सिर्फ 35 क्वेश्चंस रीजनिंग के पूछे जाते हैं प्री में, तो उसमें 5 मार्क्स के बंचेस में क्वेश्चन कम आते हैं, उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर 3 मार्क्स लिखा है इट मीन्स वो आपका किस में आएगा, प्री में आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका किस में पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो गया, अल्फ़ाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज़। सेकंड चैप्टर सेम वही है, कोडिंग डिकोडिंग। अगर प्री में आता है तो 3 मार्क्स। कोडिंग डिकोडिंग से देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, वो जब आगे पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 मार्क का क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होता है। 5 मार्क्स आपका मेंस में आ जाएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस भी आपका 3 to 5 मार्क्स का होगा। ऑर्डर रैंकिंग भी 3 to 5 मार्क्स का होगा। ब्लड रिलेशन भी आपका 3 to 5 मार्क्स का पूछा जाता है। सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ध्यान रखिएगा, बैंक के एग्ज़ाम में सिटिंग अरेंजमेंट और पज़ल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे वेटेज देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेटेज आपको दिया गया है 10 to 15 मार्क्स, 15 to 25 मार्क्स, ये प्री का नहीं है, लेकिन हाँ, प्री में भी सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर का होता है तो वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स का होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक के एग्जाम में अगर आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल नहीं आता, डेफिनेटली आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर का है तो वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है डेटा सफिशिएंसी। ये आपका 5 मार्क्स का आता है। आगे आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग में। एनालिटिकल रीजनिंग में आपका स्लॉग्स 3 to 5 मार्क्स, मतलब वही है कि अगर प्री में आएगा तो 3 मार्क्स का, मेंस में आ जाएगा तो 5 मार्क्स का। इनइक्वालिटीज़, मशीन इनपुट, डिसीजन मेकिंग। देखो डिसीजन मेकिंग चैप्टर अब ऐसा है जो कि एग्जाम्स में जनरली नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन अगर ये आता है तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ पीओ मेंस में पूछा जाएगा, जो कि बहुत टाइम से एग्ज़ाम्स में पूछा नहीं जा रहा है। वेटेज इसका भी कितना है, 5 मार्क्स का। आगे आते हैं देखिए लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ पीओ मेंस में पूछा जाता है, ये आपका क्लर्क में नहीं आता है, पीओ मेंस में आएगा, और इसका जो वेटेज होगा एग्जाम में वो होगा 10 to 15 मार्क्स का। अब देखिए इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट एंड ड्राइंग इन्फ्रेंस। ठीक है, इसका टोटल जो वेटेज होगा एग्जाम में वो आपका होगा 10 to 15 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा, लॉजिकल रीजनिंग
सिर्फ और सिर्फ पीओ मेंस में आएगा। यहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले आपको प्री क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है, और प्री क्वालिफाई करने के लिए इन सभी चैप्टर्स में आपको अच्छा प्रिपेयर करना है, तभी आप जाके पीओ मेंस के लिए लॉजिकल रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ट्रिक्स की, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक ट्रिक्स जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में, कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। क्या है वो ट्रिक्स, देखते हैं। देखिए, यहाँ पर है ऑपोजिट लेटर्स। ऑपोजिट लेटर्स मतलब क्या, जैसे कि आपको पता है आपके पास टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। इस हिसाब से आपको हर एक लेटर का ऑपोजिट लर्न होना ज़रूरी है। ये आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ स्पेशली कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ऑपोजिट लेटर्स क्या होते हैं, अब देखिए क्या है ऑपोजिट लेटर। याद करने का बहुत सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है, इसको रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अगर दिमाग से ये सारे वर्ड्स आप लोग याद कर लोगे तो बहुत आसानी से आपको ऑपोजिट लेटर्स याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, पहले तो लिख के याद करना। ये जितना भी यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड्स में, आप ये सब पहले अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये बार बार स्लाइड्स ओपन करके ना देखना पड़े। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ए से लेके एम तक लिखेंगे लेटर्स। ठीक है, एम के बाद फिर वापस एन से लेके जेड तक आप लोग लेटर्स लिखेंगे। अब देखिए, याद करने का तरीका क्या है, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको याद कैसे रखना है। ए का ऑपोजिट जेड है, आज़ाद वर्ड है। बी का ऑपोजिट बाय, बॉय वर्ड है। सी का ऑपोजिट क्रैक्स एक्स है, तो क्रैक्स वर्ड याद रखो। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू है, तो ड्यू से याद रखो। ई का ऑपोजिट वी है, तो ईवा से याद रखो। एफ का ऑपोजिट यू देन फुल। जी का ऑपोजिट टी जीटी रोड। एच का ऑपोजिट एस हाई स्कूल। आई का ऑपोजिट आर इंडियन रेलवे। जे का ऑपोजिट क्यू जंगल क्वीन। के का ऑपोजिट के देखो पीके से भी याद रख सकते हो, बहुत लोग कानपुर से भी याद रखते हैं, जो आपका मन हो आप वैसे याद रखो। मतलब हमारा सिर्फ कितना है कि हमें ये सारे लेटर्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट है एल का ऑपोजिट हो तो लव से याद रखो, एम का ऑपोजिट एन तो मैन से याद रखो। ये सारे लेटर्स आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको याद होंगे इन वर्ड्स की हेल्प से। सारे लेटर्स के ऑपोजिट आपको याद हो जाएंगे विद इन अ सेकेंड। आप लोग ये याद रख सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। बस आपको याद क्या रखने हैं, ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं यहाँ पे, इन वर्ड्स को अपने दिमाग में रखना है, सारे लेटर्स आपको आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए, इसी से रिलेटेड क्या होगा कि इन लेटर्स की प्लेस वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि 1 से लेकर 26 तक हमारे पास लेटर होते हैं, ये ए होता है और ये क्या होता है, जेड होता है। ऐसे ही जो बीच में लेटर्स हैं उनकी भी तो कोई ना कोई प्लेस वैल्यू ज़रूर होगी, तो वो सारी प्लेस वैल्यूज़ आपको किस तरीके से याद रखनी है ये भी ध्यान रखना। देखो, क्या ट्रिक है याद रखने की। वैसे तो ये मेन दो वर्ड्स हैं आपके पास, एक है इजोटी और एक है सिफ्लोरेक्स। एक में चल रहा है 5 का टेबल और एक में चल रहा है 3 का टेबल। ये दो वर्ड्स आप याद रख सकते हो। दूसरी चीज़ जो आप याद रख सकते हो वो क्या है, आपको सिर्फ 3 मेन लेटर्स याद रखने हैं, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। वो लेटर्स कौन कौन से हैं, E5 M10 T20। ये याद रखना बहुत आसान है। देखो कैसे आसान है, एक इजोटी वर्ड होता है, इसे कभी कोई नहीं भूल सकता। इजोटी वर्ड आप कभी नहीं भूलेंगे, और अगर इजोटी वर्ड भूल भी गए तो E5 तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, E5 आपको हमेशा याद रहेगा। अब देखो, ए से लेके ई तक क्या आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, बहुत आसान है काउंट करना। ई से लेके एम तक ये भी आप लोग अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। एम से लेके टी तक फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो, टी से लेके जेड तक फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। फिंगर्स पे काउंट करना शुरू करोगे तो फटाफट फटाफट आपको ये सारी प्लेस वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर थोड़ा बहुत भी अगर इशू आएगा प्लेस वैल्यूज़ याद करने में, तो वो इशू आएगा यहाँ पर। ये जो लास्ट की जो प्लेस वैल्यूज़ दे रखी है इसमें आपको थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग की प्लेस वैल्यूज़ तो हम फटाफट अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। अब लास्ट की प्लेस वैल्यू किस तरीके से याद रखनी है, देखो जैसे मान लो ई का प्लेस वैल्यू तुम्हें पता है कितना होता है, 5 होता है। ई का ऑपोजिट अभी हमने पीछे पढ़ा क्या होता है, वी होता है। वी का प्लेस वैल्यू हमें याद नहीं है कि हमें क्या होता है, वी का प्लेस वैल्यू हम भूल गए।
हमें करना क्या है कि जिस भी लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद है और उस लेटर का ऑपोजिट भी आपको याद है, तो उसकी वैल्यू को आप 27 में से क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर आप उस लेटर की प्लेस वैल्यू को 27 में से माइनस कर देते हो तो उसके ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये एक अच्छी ट्रिक है, अपने दिमाग में इसको रखिएगा। क्या किया हमने, किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू अगर हमें याद है, उसके ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू हमें याद नहीं है, तो हम उसकी प्लेस वैल्यू को 27 में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसके ऑपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाती है। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लो, जैसे जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 10 होता है। जे का ऑपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। अगर इस 10 को आप 27 में से माइनस करते हो तो आपके पास कितना आता है, 17 आता है। तो 17 किसका प्लेस वैल्यू हो गया, 17 प्लेस वैल्यू हो गया हमारा क्यू का। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि प्लेस वैल्यूज़ और ऑपोजिट्स आपको बहुत आगे के चैप्टर्स में, जो आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ और मिसलिनियस सीरीज़ वाला चैप्टर है और कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। चलिए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये सारी चीज़ें याद रखने के बाद आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, जितने भी चैप्टर्स यहाँ आपको दिए हुए हैं, इन सारे चैप्टर्स का वेटेज दिमाग में रखिएगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कौन से एग्जाम में। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जितने भी चैप्टर्स आपको यहाँ दिए गए हैं, ये सारे चैप्टर्स आपके बैंक पीओ में तो पूछे ही जाते हैं, लेकिन क्लर्क में ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, क्लर्क के लिए आपके वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग ही पार्ट होता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत ध्यान से करने हैं। पीओ के लिए डेफिनेटली आपको लॉजिकल रीजनिंग पे भी जाना है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।